एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है क्या? आर्ट थेरेपी एक कमरा है और एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी पूरा घर। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस मेरा मन नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा। आई एम नॉट दी ओनली वन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा उसने कैसे कर दिया, या फिर लाइफ ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, यूनिवर्स ने कैसे कर दिया। आप 4 घंटे कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते। अगर आप 4 घंटे बुक के आगे बैठे हो तो उसमें से आपने सिर्फ 40 मिनट पढ़ाई करी है शुरू के। इंडिया में क्या सिनेरियो है इस चीज़ का? बाहर वेरी फ्रैंकली लोनलीनेस ज़्यादा है। तो अभी लगता है कि आपने कोई गलत फील्ड चूज कर ली हो? गलत नहीं बोलूंगी, पर जो म्यूजिक थेरेपी होती है उसमें सिर्फ सुनना ही ठीक है या फिर खुद क्रिएट भी कर सकते हैं सॉन्ग? कई लोगों के लिए रेड लव भी हो सकता है, पैशन भी हो सकता है, उसकी फेवरेट कार का कलर हो सकता है। बहुत लोग सैड सॉन्ग बहुत सुनते हैं। पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को मैं कभी भी इरेजर यूज नहीं करना देती, ना ही पेंसिल। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, उसको कैसे ठीक करें? बंदे का ब्रेकअप होने के बाद 1-2 साल तो डिप्रेशन में रहता है। योर माइंड गोज इनटू वेरी स्लो मोड। मंडाला इज समथिंग जब हम रिदमिक पैटर्न्स बनाते हैं। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको सोने से पहले बुक्स पढ़नी चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों पे विश्वास क्यों करें। आज हमारे साथ है रिद्धि सचदेवा, एक ऐसे थेरेपिस्ट जो मेंटल हेल्थ को मूवमेंट्स में, कलर्स में और डांस में कन्वर्ट करती हैं। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइसेंस्ड एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपिस्ट और इनका कुछ अलग ही अप्रोच होता है मेंटल हेल्थ को सॉल्व करने का। उनकी यही अप्रोच डिटेल में जानेंगे। और हाँ, इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हैं। थेरेपिस्ट क्यों बने? ऑनेस्टली ये मेरा प्लान नहीं था, बट ये आई सपोज यूनिवर्स का प्लान था। क्योंकि मैं ना हमेशा से, मेरे सारे फ्रेंड्स के बीच ऐसा था, आई वॉज द 2 AM फ्रेंड। अच्छा। कि इसको कॉल करो, इसके पास या तो सोल्यूशन होगा या फिर एम्पैथी देने वाली बंदी ये है। तो आई वाज लाइक ठीक है, हमेशा से ऐसे चलता रहा, ऐसा नहीं, मैंने भी बहुत बोला दोस्तों को कॉल कर करके। बट द थिंग इज़, आफ्टर ऑल ऑफ दीज ईयर्स धीरे धीरे आई थॉट कि करना है, बट बैकआउट हो गया। जैसे 11th-12th में मैंने स्कूल चेंज किया स्पेशली साइकोलॉजी लेने के लिए, फिर ग्रेजुएशन नहीं हो पाई। उसके बाद मास्टर्स में आई वॉज अबाउट टू डू MBA। इनफैक्ट MBA एडमिशन हो गया, उसको छोड़ के मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद भी श्योर नहीं था कि करना है कंटिन्यू, बट यूनिवर्स अलाइंड इट सो वेल कि बनना ही यही था। कब हुआ कि भाई यही चीज़ करनी है अपने को? टाइम के साथ ही था। मतलब जब डिप्लोमा ख़त्म हुआ तब प्लान आया कि अच्छा मास्टर्स भी करते हैं, इंटरेस्ट आ रहा है। तो उसके साथ करते करते लाइक यही है अपनी फील्ड। घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम? उस टाइम पे यही था कि MBA करो बेटा और क्या करना है, टिपिकल इंडियन फैमिली हाउस होल्ड। तो उस टाइम पे था कि MBA साइड बाय साइड करो एंड इसको आप सिर्फ डिप्लोमा करो 1 साल का, फिर देखेंगे। तो मैं कहा, ठीक है कर लेते हैं। ये भी ऐसे नहीं बोला कि सरकारी नौकरी की तरफ ट्राई करो एक बार? सरकारी नौकरी, अरे वो तो बहुत सपने सजाए थे बचपन में। मुझे मेरा लॉ में भी हो गया था, फिर घर वालों ने कहा नहीं नहीं इंजॉय करो, BBA कर लो। फिर उसके बाद कितनी बारी मेरे को सपने सजाए कि आप ना IAS ऑफिसर की तैयारी कर लो। मैंने उसकी भी तैयारी करने का सोचा था बट कुछ अलाइन ही नहीं हुआ कभी। MBA की तैयारी करते करते बुक्स पढ़नी होती है, नॉवेल्स पढ़नी नेसेसरी होती है। उसमें आई वॉज नॉट एबल टू रीड एनी थिंग बट साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। वहाँ से रियलाइजेशन आई कि यही है इंटरेस्ट की चीज़। तो अभी लगता है कि आपने कोई गलत फील्ड चूज कर ली हो? गलत नहीं बोलूँगी, पर एग्जॉस्टिंग काफ़ी बारी हो जाता है। तो कई बारी ऐसा लगता है कि मे बी अभी ब्रेक चाहिए मुझे। जैसे अभी मेरा ब्रेक स्टार्ट होने वाला है आज के बाद। मैं कल से भाग रही हूँ कहीं पे वो मेरा गो टू है कि कहीं ना कहीं बाहर चली जाऊँगी किसी रिजॉर्ट में रहने 3 दिनों के लिए। उस टाइम पे ये है कि ऑनलाइन फिर भी काम थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, बट एक वो ब्रेक हर थोड़े टाइम में नीडेड हो जाता है। ये एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है क्या एग्जैक्टली? बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी एक तरीके से मैं बोलूँगी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये टॉक थेरेपी में इंक्लूड होता है। जब हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो फिर एक्सप्रेसिव आर्ट्स ऐसे बहुत सारे 5 डिफरेंट मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक, मूवमेंट, ड्रामा और प्ले। इन सब के थ्रू हम डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सपोज़ करो गुलजार साहब अपना दर्द को कैसे एक्सप्रेस करते हैं पोइट्री की फॉर्म में। अगर हम माधुरी दीक्षित जी की बात करें, उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो कितना कुछ कह जाते हैं। उनका डांस फॉर्म कह जाता है कितनी सारी चीज़ें। जब हम लिरिकल की बात करते हैं, उसमें लिरिक्स जिस तरीके से वो डांस परफॉर्म करते हैं। या फिर सबसे छोटी चीज़, जब बचपन में बच्चे बोल नहीं सकते ज़्यादा, बट वो उनकी मूवमेंट, उनकी चाल कैसी है, वो क्या इशारे कर रहे हैं, या फिर वो क्रेयॉन को कितना ज़्यादा रब कर रहे हैं, या उन्हें गुस्सा आ रहा है। जब हम कहते हैं उन्हें गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे हमें पता चला, जब वो बोल नहीं सकते वो कुछ फेंक देंगे।
या फिर जब वो खुश होते हैं वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, हमें तो नहीं पता ना। आर्ट थेरेपी और एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में क्या डिफरेंस है? आर्ट थेरेपी एक कमरा है और एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी पूरा घर। आर्ट थेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी। सो इन शॉर्ट एक्सप्रेसिव आर्ट्स में 5 डिफरेंट मीडियम्स होते हैं जिसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आर्ट थेरेपी इज़ वन ऑफ दोज मीडियम्स। आपको पता क्या चलता है कि कौन से क्लाइंट के लिए डांस ठीक है, आर्ट्स ठीक है? ऐसे डिसाइडेड नहीं होता कि इसको यही वर्क करेगा, बट वो टाइम के साथ पता चलता है। अब जैसे मैं अगर क्लाइंट से बात कर रही हूँ तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी रेडीनेस, कि क्लाइंट किस चीज़ के लिए रेडी है, कि उसे आर्ट्स पसंद है या फिर मूवमेंट करने का मन है या म्यूज़िक का। एंड वो मैं कन्वे करती हूँ क्लियरली कि आप ओपन हो ये चीज़ करने के लिए। एंड कई बार रिस्ट्रिक्शंस और रेजिस्टेंस भी आती है कि मुझे नहीं करना, ये तो बचकानी चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा। बिलीव नहीं करते बहुत सारे लोग तो। बिल्कुल। ह्यूमर जो है, इंसान का ह्यूमर, वो कैसे यूज़ करते हो आप हीलिंग में? ह्यूमर देखो वेरी फ्रैंकली बहुत इजीली यूज़ होता है। कैसे? बहुत सारी चीज़ होती है। एक तो स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, हाँ। उसमें कई लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस। अब ह्यूमर हमारा एज अ डिफेंस भी यूज़ होता है, जहाँ पे कई लोग अपना पेन कवर करने के लिए ह्यूमर यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ ओके। सो वन थिंग, एवरी थिंग इन लिमिट इज़ ओके। अब वही चीज़ को अगर हम ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं पेन कवर करने के लिए, दैट इज़ ओके अनटिल एंड अनलेस यू आर ऑल्सो प्रोसेसिंग दैट पेन ऑफ योर्स, या फिर कोई भी इमोशन है, बीट एंगर, बीट डिसअपॉइंटमेंट, बीट ग्रीफ, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो अलॉन्ग साइड, तो इट्स ओके। एंड फिर उस चीज़ को जब हम ह्यूमर को यूज़ करते हैं तो हम एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में उसको रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कई बारी वेरी इजी एग्जांपल, अभी जब हम बैठे हमारा फर्स्ट कन्वर्जेशन, फर्स्ट 10 मिनट्स में कोई ना कोई जोक क्रैक हुआ टू मेक यू फील कंफर्टेबल और मेक मी फील कंफर्टेबल, वो वाली चीज़ काफ़ी बारी नेसेसरी हो जाती है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ आई गेस, मैं बहुत फ़नी नहीं हूँ बट मैं पोर जोक क्रैक कर लेती हूँ। एंड मेरे जब क्लाइंट्स आते हैं एंड स्पेशली मेरे आसपास की एज रेंज के जब होते हैं, तो आई डू क्रैक पोर जोक्स, तो एटलीस्ट दे स्माइल एंड फील कंफर्टेबल विद मी, दैट सेफ्टी नेट इज़ क्रिएटेड विद दैट। तो वहाँ से भी बहुत चीज़ हो जाती हैं। व्हेन दे एज सुन एज दे फील कंफर्टेबल एंड सेफ विद मी, दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग अ फ्यू थिंग्स। साइंस बोलता है कि लोगों के पास 2 दिमाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो आप कैसे एक दोनों को इकट्ठे यूज़ करते हो? राइट और लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारा एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी में दोनों यूज़ होता है। अब जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे सिर्फ राइट ब्रेन यूज़ हो रहा है, बिकॉज यू आर कॉन्शियसली टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। आपको पता है आप किस बारे में बात कर रहे हो, एंड आप कई चीज़ें होल्ड बैक भी कर लेते हो कि मुझे अभी ये नहीं बोलना या अभी मेरा ये फोकस नहीं है, जबकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पता हो कि मे बी वो आपके पेन में, हाँ, कि वो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो उसी वे से जब हम एक्सप्रेसिव आर्ट्स की बात करते हैं, तब आर्ट बनाते हुए या मूवमेंट करते हुए हमारा लेफ्ट ब्रेन ऑन हो जाता है, एंड जो हमारा लॉजिकल साइड है वो ऑफ हो जाती है। लॉजिकल साइड ये हैंडल करती है कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं, वो तो ऑफ हो गई। अब लेफ्ट साइड जो है, जो क्रिएटिव है, वो तो फ्लो करती जाएगी, सारे इमोशंस फ्लो करते जाएंगे। कितनी बारी ये एक्सप्रेसिव आर्ट्स के थ्रू लोगों को पता नहीं चलता वो क्या क्या एक्सप्रेस कर गए, शीट पे क्या क्या आ गया है, एंड वो कंफर्ट आ जाता है एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि बोलते हुए तो वो बहुत हैवी लगता है कि मेरे साथ ये हुआ, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, कई बार एंगर भी आ जाता है, कई बार रोना आ जाता है। ड्रॉ करते हुए या क्रिएटिविटी करते हुए जब उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट वो आ जाता है शीट पे, बॉडी से बाहर निकल जाती है वो चीज़। वेयर एज वो बनाने के बाद हम रिफ्लेक्शन करते हैं या मीनिंग मेकिंग करते हैं, जहाँ पे भी टॉक अबाउट कि बना क्या, या कहाँ से आया, क्या फ़ील हुआ, शुरू में क्या फ़ील हुआ, बनाते हुए क्या हुआ, बनाने के बाद क्या लग रहा है, देखने के बाद क्या लग रहा है, पूरा प्रोसेस है। उसमें हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जिसमें हम उसका मीनिंग बनाते हैं। तो लॉजिकल साइड बाहर आती है कि ओह, ये वाली चीज़ जो मैं होल्ड बैक कर रहा था या कर रही थी, वो वाली साइड आ गई अब शीट पे, अब उस बारे में बात करी जा सकती है, क्योंकि वो बाहर निकल गई है, वो मेरी नहीं है अभी, वो हम एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं। एंड बेस्ट चीज़, वो शीट उठा के हम दीवार पे रख देते हैं दूर, और फिर देखते हैं क्या लग रहा है, वो दूर है, जो पेन है, जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली, वो हमसे दूर चली गई है, तो उससे डील करना आसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल कि आप किसी और के बारे में बात करें, किसी और के पेन के बारे में, तो आपको इतनी फील नहीं होती, तो ईजी होता है उस बारे में बात करना। उसी तरीके से जो मूवमेंट थेरेपी होती है उसमें कैसे मूवमेंट थेरेपी होती है कि बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, तो कैसे मूवमेंट करें थे उसमें? मूवमेंट जो हमारी होती है दैट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स। अब हम बेसिक से भी अगर स्टार्ट करें, जैसे कई लोग अगर स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर हम सिर्फ हैंड मूवमेंट से भी कर सकते हैं, सिर्फ हैंड मूवमेंट। एंड इसमें डांस नेसेसरी नहीं है कि
आपको पक्का डांस ही करना है, गिद्दा नहीं, बहुत करना लोग है। बोलते हैं कि नाचो भाई, मूड ऑफ है, नाच लो। वो मूवमेंट एज थेरेपी हो गया, तो ये अच्छा। टेक्निकल टर्म्स में हम उसको थेरेप्यूटिकली यूज़ कर रहे हैं या उससे कुछ इमोशन प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट एज थेरेपी में भी हम क्या करते हैं, जब जैसे आई यूज़ टू डू दिस अ लॉट बैक इन कॉलेज, मेरा मूड ऑफ हुआ, मैंने ईयरबड्स लगाए, आई स्टिल रिमेंबर, एम्फी थिएटर में खड़ी हो गई एंड वहाँ पे बस 10 मिनट में नाची हूँ। कुछ भी, कोई देख रहा नहीं देख रहा कोई परवाह नहीं है, एंड आई गॉट नॉर्मल उस टाइम पे, चाहे वो लिरिकल गाने थे चाहे वो कैसे भी गाने थे, उस टाइम पे मैं नॉर्मल हो जाती थी। वो चीज़ ने इमोशंस रिलीज़ करवाए। उसके बाद जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, सामने वाले की रेडीनेस के बेसिस पे हम सिर्फ बैठ के करते हैं या फिर खड़े होकर पूरी मूवमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। जो म्यूजिक थेरेपी होती है उसमें सिर्फ सुनना ही ठीक है या फिर खुद क्रिएट भी कर सकते हैं सॉन्ग? सब कुछ। कैसे मतलब? कोई मतलब चाहे कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ सॉन्ग, हो जाएगा थेरेपी में? हाँ, हम पूरा लिखते हैं। अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है, मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत अप्लाई करती हूँ, दैट इज़ माई फेवरेट थिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि क्लाइंट इज़ ऑल्सो ओपन टू इट। हम जोक्स लिखते हैं या फिर हम पोइट्री लिखते हैं या फिर म्यूज़िक में हम सॉन्ग्स लिखते हैं। अब हमने जैसे कोई ऑनलाइन वीडियो निकाली जिसमें कोई पर्टिकुलर बीट्स हैं, उसमें लिरिक्स नहीं है, जो अच्छा लगा वो निकाल लिया एंड उसके बेसिस पे हम सॉन्ग लिखते हैं पूरा, उसके थ्रू एक्सप्रेशन हो जाता है। अब हम जब जर्नलिंग की बात करते हैं उसमें तो इंसान पूरा चिट्ठा लिखता है कई बारी, बट म्यूज़िक में आप 2 लाइन्स में एक्सप्रेस कर देते हो, 4 लाइनों में एक्सप्रेस कर देते हो। एक चीज़ है, जैसे आपको हमेशा बातें शायद याद ना रहे पर सॉन्ग्स हमेशा याद रहते हैं। सॉन्ग्स और एक्शंस। हाँ, हनी सिंह देख लो या कोई भी गाने देख लो, सब में एक्सप्रेशन है कुछ ना कुछ। टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स देख लो, मुझे तो पूरे याद है नहीं सिंगे। सारा एक्सप्रेशन है, जो भी वो फील कर रहे हैं वो उसके थ्रू निकाल देते हैं सारा। वो एक्सप्रेसिव आर्ट, आर्ट एज थेरेपी हो गया या म्यूज़िक एज थेरेपी हो गया। अब ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें हम आर्ट एज थेरेपी या आर्ट थेरेपी, आर्ट थेरेपी में हम पूरा प्रोसेस करते हैं जहाँ पे फैसिलिटेटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैं साथ में क्वेश्चंस करके पूरा वे दिखाती हूँ। आई डोंट आंसर राइट अवे कि आपको ये देखो ये करा आपने या नथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ मोर लाइक शोइंग अ वे देयर। एंड साथ में जब जब हम एज थेरेपी की बात करते हैं, दैट इज़ जस्ट वेयर यू एक्सप्रेस इन दैट वेरी मोमेंट, जो हुआ उसको आपने म्यूज़िक की फॉर्म में लिख दिया, जो फील हो रहा है आपने बॉडी शेक करके या थोड़ी देर डांस करके निकाल दिया। इंडिया में क्या सिनेरियो है इस चीज़ का? अभी आ रहा है धीरे धीरे, बट पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कि मुझे लगता है कि स्कूल्स में भी अभी साइकोलॉजी है नहीं, मैक्सिमम स्कूल्स वगैरह में। नहीं, अभी रूल आया हुआ है दैट साइकोलॉजिस्ट नेसेसरी है हर स्कूल में, तो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है फॉर्चुनेटली। वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडियन कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है? बाहर वेरी फ्रैंकली लोनलीनेस ज़्यादा है अकॉर्डिंग ज़्यादा टू है? जो समझ आया है, बिकॉज यहाँ पे कल्चर फैमिली थोड़ा ज़्यादा वर्क करता है इंडिया में। वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज वगैरह होती है। हाँ, वहाँ पे एक कल्चर है कि आफ्टर 18 द चाइल्ड गोज़ आउट ऑफ द हाउस, अपना खुद कमाता है रहता है, मोस्टली, नॉट फॉर ऑल ऑब्वियसली। एंड बाहर इस वजह से ओपननेस ज़्यादा है हमेशा से, या फिर एक्सेप्टेंस हमेशा से ज़्यादा है, यहाँ पे आनी शुरू हो गई है धीरे धीरे। जब कोई क्लाइंट आता है आपके पास थेरेपी लेने के लिए, तो आप उसे कुछ बताते हो तो वैसे नहीं बोलता कि सब बकवास है, मुझे नहीं करनी, मुझे ऐसे विश्वास नहीं इन चीज़ों में? हाँ, पहली चीज़ तो अगर कोई कहता है ना कि बकवास है, वो आता ही नहीं है, वो सेशन ही नहीं लेते। नहीं, कुछ कुछ होता है ना कि ट्रीटमेंट सुनने के बाद बोलता है ये तो मेरे से नहीं होगा। आर्ट थेरेपी सुन के काफ़ी लोग बोलते हैं, एक्सप्रेसिव आर्ट सुन के, कि मुझे ये नहीं करना, मुझे आर्ट नहीं बनाना, ये तो ड्राइंग बच्चों का काम है, काफ़ी लोग बोल जाते हैं। बट देन दैट इज़ ओके अगर उन्हें नहीं करना, बिकॉज मैं किसी पे कुछ थोपती नहीं हूँ कि आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट हूँ, मैं टॉक थेरेपी भी करती हूँ। सामने क्लाइंट लीड करता है पूरा सेशन। गोल्स हम प्लान टाइम के साथ डिसाइड करते हैं कि हमारा थेरेपी का क्या गोल है, हमें क्या अचीव करना है, सच एज बाउंड्रीज हमें बिल्ड करनी है अपने में, या इमोशनल रेगुलेशन लेकर आनी है, रिलेशनशिप्स की तरफ व्यू चेंज करना है, सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ों में हम गोल्स तो डिसाइड करते हैं, बट किस तरीके से करना है वो क्लाइंट डिसाइड करता है। आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हो, ग्रुप सेक्शंस या 1-to-1? सबका अपना गोल है। 1-to-1 सेशंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम जा सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी रहती है, हम इंडिविजुअल गोल सेट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड होता है पूरा प्लान। वेयर एज ग्रुप्स में एक बेनिफिट होता है कि फॉर एनी वन हु इज़ फीलिंग कि देर इज़ नो वन अराउंड मी, या फिर समथिंग लाइक कि आई एम द ओनली वन फेसिंग दिस, तो आई एम नॉट द ओनली वन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है ग्रुप्स में। कि एक वो जो एम्पावरमेंट, जैसे फॉर एन इंस्टेंस सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं,
उसका मेन गोल ही यही होता है दैट यू आर नॉट अलोन। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी क्लाइंट ने बोला है कि बस मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस मेरा मन नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा? बहुत बारी उसके लिए एक्चुअली एक्सप्रेसिव आर्ट सबसे ज़्यादा वर्क करता है। कैसे? बिकॉज अगर किसी को पता है मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये इवेंट हुआ था, मुझे इस वजह से प्रॉब्लम है, तो पीपल कम इन एंड वांट टू टॉक अबाउट दैट इवेंट सबसे पहले। तो कई बार फर्स्ट सेशन में वो चीज़ भी नहीं हो पाती है कि हम आर्ट करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी। बट वेयर एज उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो हम थोड़ी बात करते हैं, पहले कंफर्टेबल करते हैं फॉर 15-20 मिनट्स, एंड उसके बाद हम आर्ट के थ्रू या मूवमेंट के थ्रू आई आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस कि बॉडी में कुछ फील हो रहा है, फिर हम मूवमेंट के थ्रू या मैपिंग करते हैं कि यहाँ कुछ फील हो रहा है, यहाँ कुछ फील हो रहा है, गले पे है, चेस्ट में है, स्टमक में है, कहाँ फील हो रहा है। हम उस चीज़ को फील करते हैं, क्या कोई शेप है, कोई कलर है, कोई साइज़ है, एंड फिर उसके बाद हम उसको आर्ट में उतारते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि हमें एग्जैक्टली कहाँ से वो चीज़ आ रही है, पहले पहले है कि क्या फ़ील हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है हमारी, वहाँ से हम आगे लीड करते हैं कि अच्छा कहाँ से आया हो सकता है या फिर क्या हो रहा है। कितने टाइम बाद एक बंदा हील कर लेता है पूरी तरीके से? कांड से, फिर भी मिनिमम कितने मंथ्स, ईयर्स? रियली कांड से, बिकॉज ये सब कुछ डिपेंड करता है कि पर्सन की रेडीनेस कितनी है, पर्सन की डेप्थ कितनी है प्रॉब्लम की, या फिर पर्सन कितना ज़्यादा वर्क करना चाहता है। यूजुअल सजेस्टेड होता है 1 a week सेशंस, तो उसके आगे ज़्यादा करना इज़ ऑन द क्लाइंट, उससे कम में हम सजेस्ट नहीं करते हैं। 1 a week का गैप रहता है कि हर सेशन के बाद जो हमने टेक्निक्स डिस्कवर करी या फिर जो भी हमने प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस करने के लिए वो 1 हफ्ता लगे। लोग बोलते हैं रेड कलर जिसको पसंद है उसको एंगर ज़्यादा आता है, तो ये साइकोलॉजी है क्या इसके पीछे, कलर्स के पीछे? कुछ भी नहीं है, हम ये अपने हिसाब से मीनिंग मेकिंग है, सबका अलग मीनिंग होता है। अब अगर मैं मूवी बोलूँ द स्काई इज़ पिंक, अब स्काई एक्चुअल में तो पिंक नहीं है, बट ये होता है कि जो यूजुअल चीज़ें हैं, जैसे स्काई ब्लू ही होता है, जो नेचुरल चीज़ है, जो रियल चीज़ है, बट पिंक भी काफ़ी बारी होता है ना। अब उसमें सबका अपना परसेप्शन है, देर इज़ नॉट ऑलवेज राइट और रॉन्ग। कई लोगों के लिए रेड लव भी हो सकता है, पैशन भी हो सकता है, या फिर किसी कुर्ती का कलर हो सकता है, या उसकी फेवरेट कार का कलर हो सकता है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि डेंजर है रेड रेड। नॉट नेसेसरी, स्टॉप साइन भी तो रेड होता है। नहीं, बहुत लोग बार बार ब्लैक कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनना, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उन्हें पतला लगना है, तो इसीलिए वो ब्लैक पहनते हैं, या जैसे फिर कई लोगों को सिर्फ पसंद होता है वो कलर। एक्सप्रेसिव आर्ट्स में हम कलर को मीनिंग, हम किसी भी चीज़ को, इनफैक्ट कोई भी आर्ट अगर पर्सन बना रहा है, क्लाइंट बना रहा है, तो उसका मीनिंग सिर्फ क्लाइंट दे सकता है। इट इज़ लाइक कि आई आस्क कि आपने यहाँ अगर रेड बनाया है या ब्लैक यूज़ किया है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर यू। कई लोगों के लिए होता है मुझे बस ब्लैक कलर पसंद है, या फिर कई लोगों के लिए, जैसे अब हम बात करें एस्थेटिक्स की, पहले बहुत लाउड कलर्स चलते थे, अब जैसे लोग पेस्टल्स पे शिफ्ट हो गए हैं या फिर मोनोक्रोम पे शिफ्ट हो गए हैं कि ब्लैक एंड वाइट ही करना है, तो वो बहुत उन्हें सिंपलिज्म का इफ़ेक्ट देता है, तो इसीलिए लोग ब्लैक यूज़ करते हैं। इट इज़ अबाउट द पर्सन। अब वो कंटिन्यूसली अगर बहुत बारी एक चीज़ रेकरेंट है, बीट अ कलर और बीट एन इमेज, उस चीज़ का मीनिंग पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, या मैं उसको कितना ज़्यादा उस बात पे, उस बारे में बात करूँगी या डिग करने की कोशिश करूँगी। जब क्लाइंट आर्ट बना रहा होता है तो आप उसको इंटरप्ट करते हो, कभी भी नहीं। या मतलब आपने नोटिस कर लिया कि भाई कुछ गलत चीज़ बना रहा है या फिर कोई डेंजर वाला साइन दे रहा है कलर्स के हिसाब से, तो आप इंटरप्ट करते हो उसको या फिर पूरा बना देते हो? कभी भी इंटरप्ट नहीं करती, बिकॉज अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को मैं कभी भी इरेज़र यूज़ नहीं करने देती, ना ही पेंसिल। पेंसिल कलर्स होते हैं फॉर श्योर, और स्केच पेन्स, पेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, बट नेवर अ पेंसिल एंड इरेज़र। क्यों? इरेज़र अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बनाया, अब सपोज़ करो, अभी हमने बात करी कि हमारा लॉजिकल ब्रेन ऑफ हो गया है और लेफ्ट ब्रेन ऑन है, जहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से जो सबकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हैं वो भी आ रही हैं। इरेज़र आया है मतलब लॉजिकल ब्रेन ने आइडिया दिया कि ये गलत बनाया है, या ये नहीं बनाना था, या ओ शिट ये वाली चीज़ इसमें एक्सप्रेस हो गई, कि बनाते बनाते कभी कभी उन्हें खुद दिख जाता है कि मैंने ये एक्सप्रेस कर दिया। इरेज़र का मतलब है कि उन्होंने वो चीज़ एक्सप्रेस कर दी, अब वो हटाना चाहते हैं, मुझे हटवाना नहीं है कुछ भी। नहीं तो एक्सप्रेस कैसे होगा, नहीं तो प्रोसेस कैसे होगा, मैं उस बारे में बात कैसे करूँगी। अगर वो पर्सन पूरा टाइम हाइड करता रहेगा हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तभी तो वो फ्लो हो गया ना। एंड अगर नहीं है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ओके, वील टॉक अबाउट इट, एंड अगर पर्सन ने बोला नहीं है रेलेवेंट, आई विल ड्रॉप इट,
until unless वो repeatedly बहुत ज़्यादा सेशंस में आ रहा है, then there is some importance of that particular image or color. म्यूजिक थेरेपी में सिर्फ गाना सुनना जरूरी है? नहीं, म्यूज़िक थेरेपी पार्ट उसमें होता ही ये है कि हम म्यूज़िक सुनेंगे या फिर म्यूज़िक क्रिएट करेंगे. म्यूज़िक हमारा सिर्फ सेपरेटली यूज़ नहीं होता कि हम सिर्फ म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं या सुन रहे हैं. बहुत बारी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है. सपोजिटली कितनी बारी मैं अगर आर्ट करा रही हूँ, मूवमेंट में तो म्यूज़िक है ही है, बट आर्ट कराते हुए आई प्ले अ पर्टिकुलर म्यूज़िक जो मैंने उस टोन के हिसाब से, गोल के हिसाब से सेट किया हुआ है. वो चीज़ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें पर्सन और ज़्यादा इजीली फ्लो करता है. या फिर सपोज़ मेरे को सिर्फ स्क्रिबल कराना है, अभी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, रेजिस्टिव है कि मुझे अभी कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है, उस टाइम पे आई जस्ट प्ले एक सूदिंग म्यूज़िक जो और ज़्यादा रिदमिक चला जाता है, जिसमें पर्सन फ्लो में चला जाएगा एंड दे वुड वांट टू एक्सप्रेस अलॉन्ग विद आर्ट. मे बी कई बार वो म्यूज़िक सुन के एंगर अगर सप्रेस्ड है वो चीज़ निकल आएगी एंड वो बहुत ज़्यादा स्क्रिबल कर लेंगे या बहुत ज़्यादा गश करके उसको मे बी क्रेयॉन्स टूट जाए और समथिंग लाइक दैट. बहुत लोग सैड सॉन्ग बहुत सुनते हैं, तो उससे हीलिंग होती है, सिर्फ और ज़्यादा डिप्रेशन लोग चले जाते हैं? डिपेंड करता है. अब सोचो मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग आपके लिए ट्रिगर हो या फिर आपकी मतलब पास्ट की किसी की याद दिला दे. हर किसी के लिए अपना मीनिंग होता है कि सपोज़ करो कि कोई एक सॉन्ग है जैसे बीते लम्हे, मुझे उसकी बीट्स बहुत पसंद है, बट मेरे किसी फ्रेंड्स के लिए वो ऐसा सॉन्ग है जिसमें उन्हें वो उनकी एक्स की याद दिला देता है. ऐसे कोई गाने जो लोगों को सुनने चाहिए? नहीं, ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है फ्रॉम माई एंड एटलीस्ट. इट इज़ एवरीथिंग ऑन देम कि उन्हें क्या पीस देता है. मेरे लिए हर बारी टाइम टू टाइम सॉन्ग्स बदलते रहते हैं. अब मुझे अगर पीस चाहिए होता है आई डू लिसन टू सॉन्ग्स, बट मेरे लिए टाइम टू टाइम वेरी करता है कि अभी मैं ऐसे एक सॉन्ग से ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे अगर पीस चाहिए या मुझे शांति चाहिए उस टाइम पे मैं यही वाला सॉन्ग ऑन लूप सुनूंगी. बट मे बी आफ्टर 2 वीक्स वो सॉन्ग चेंज हो जाएगा, मुझे कोई और सॉन्ग ज़्यादा पीसफुल लगेगा. जो आप कह रहे थे कि ये सॉन्ग कोई पर्टिकुलर, जैसे काफ़ी सारी रिसर्च हो रखी है. एक मोजार्ट है, उन दैट पर्सन इज़ अ कंपोज़र. तो रिसर्च हुई है उनके K448 सॉन्ग पे, जो प्रूवन है कि एपिलेप्सी कम करता है या फिर बेसिकली एपिलेप्टिक लोगों में सीजर्स की फ्रीक्वेंसी कम कर देता है. दैट काफ़ी बारी इफ़ दे रेगुलरली लिसन टू दैट सॉन्ग, उसका कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर है रिसर्च में लिखा गया. एंड कितनी फ्रीक्वेंसी से सुनना है, कितना ज़्यादा सुनना है, कितना कम सुनना है, एंड किन के लिए ओके है, वो डॉक्टर रिकमेंडेड हो गया. अब वो प्योरली एक सॉन्ग है जो उन्हें सीजर्स, जैसे सपोज़ करो हफ्ते में 3 बार ही आते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई कि हफ्ते में 1 बार ही हो गया टाइम के साथ. तो ऐसी रिसर्चेज हैं पर्टिकुलर म्यूज़िक पे जो आपकी सीजर्स की फ्रीक्वेंसी भी कम कर देती है. या फिर कई रिसर्चेस चल रही हैं बेस्ड ऑन कि और कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक जो हैप्पीनेस या डोपामीन को इंक्रीज़ करे या फिर स्ट्रेस को रिलीज़ करे, कॉर्टिसोल कम करे. मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया टूल कौन सा आपके साथ? जिसको जो सूट करे. सबके लिए इतना डिफरेंट है, मैं सारे यूज़ करती हूँ फ्रैंकली. मुझे अगर पीस चाहिए होता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती हूँ, गाने लगाते हैं, हम 1 घंटा बिना बात करे सिर्फ डांस करते हैं. उसके बाद हम ड्राइव पे जाते हैं जिसमें सॉन्ग्स लगाते हैं, सूदिंग सॉन्ग्स लगते हैं. वो मुझे बहुत पीसफुल लगता है. वो मेरे को रेगुलेट कर देता है, स्पेशली आफ्टर ऑल ऑफ द सेशंस. जब मेरा फुल डे पैक्ड होता है उसके बाद आई गो टू माई बेस्ट फ्रेंड एंड डू दिस. कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, उसको कैसे ठीक करें? ओवर थिंकिंग आप मोस्टली जो पास्ट की सिचुएशंस या फ्यूचर की सिचुएशंस के बारे में करते हो, इट इज़ नेवर अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. अगर मैं इस मोमेंट में ओवर थिंकिंग कर रही हूँ ना, इट इज़ नेवर अबाउट द कन्वर्जेशन वी आर हैविंग राइट नाउ. इट वुड ऑलवेज बी अबाउट या तो जो हो चुका है, चाहे वो 1 घंटा पहले हुआ है, चाहे वो 15 मिनट पहले हुआ है, या फिर जो होएगा अभी फ्यूचर में, उस बारे में सिनेरियोज बना के. तो हमारा एंड पॉइंट ओवर थिंकिंग में कहाँ आता है कि हमें प्रेजेंट में आना है. दैट इज़ ग्राउंडिंग, कि इस मोमेंट में आना है. तो उसके लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं. ग्राउंडिंग टेक्निक्स हमारी बहुत वेरी करती हैं कि जैसे 5 सेंसेस की होती है, या फिर हमें ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं. उससे हमें ग्राउंडिंग करके प्रेजेंट में आना है. दैट इज़ इट. दैट इज़ द ओनली ट्रिक टू गेट आउट ऑफ ओवर थिंकिंग. एंगर को कैसे मैनेज करें आर्ट थेरेपी से? एंगर मैनेजमेंट में ऑन द स्पॉट मैं नहीं बोलूँगी कि आर्ट थेरेपी अप्लाई होती है, ऐसा कुछ नहीं होता. क्योंकि ऑन द स्पॉट आप सोचो किसी को गुस्सा आ रहा है और उसको बोलो ये लो क्रेयॉन और ड्रॉ करो, तो फाड़ देगा. ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं होता. ये पूरा प्रोसेस है जिसमें मैं बोलूँगी कि एंगर मैनेजमेंट वो कहाँ से आ रहा है, उसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, क्या रीज़न है.
तो उस सब को हम प्रोसेस करते हैं आर्ट थेरेपी के थ्रू। उस टाइम पे पर्सन जो है उसका इन्वायरमेंट चेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ, अभी जैसे इस रूम में इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने म्यूज़िक की बात करी कि इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, कुछ लोगों से इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। बेसिकली अगर हम जेनजी टर्म्स में बात करें तो वाइब, जो वाइब पर्टिकुलर क्रिएटेड है, तो जैसे ही वाइब चेंज हो जाती है, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, या फिर जैसे आप एक कमरे में हो, आप दूसरे कमरे में आ गए, या फिर आप घर से बाहर निकल गए थोड़ी देर, वो वाइब सब कुछ चेंज कर देता है काफ़ी हद तक। जो लोग प्यार मोहब्बत में फंसे होते हैं, फैमिली हो जाते हैं ब्रेकअप्स, उनको कैसे ठीक करें आप? बंदे का ब्रेकअप होने के बाद 1-2 साल तो डिप्रेशन में रहता है, उसका दिमाग का काम नहीं करता। उनके लिए ये होता है कि उनकी आइडेंटिटी, बेसिकली जब जो लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं उनकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है एक पार्टनर। तो अब उन्हें ये नहीं समझ आता कि अगर पार्टनर को उन्होंने जैसे बहुत बड़ा पार्ट बना लिया, सपोज करो 60% ऑफ मेरी लाइफ मेरे पार्टनर के साथ चलती है, कि चाहे मैं उससे बात कर रही हूँ, चाहे मैं उससे अपने दिन की बातें बता रही हूँ, या फिर मैं चाहे घूमने जा रही हूँ, चाहे मेरे दोस्त भी बहुत हैं, बट मेरा बहुत सारा एस्पेक्ट उसने घेर रखा है मेरी लाइफ का। तो अब मेरी आइडेंटिटी जो है वो एसोसिएट हो जाती है उसके साथ। तो आफ्टर ब्रेकअप सबसे एक तो ग्रीफ तो होता ही है लूजिंग समवन का, तो हम उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आई हैव लॉस्ट समवन बट इट्स ओके, आई एक्सेप्ट। अब वो जिस भी रीज़न से हो, तो हमें वो रीज़न्स एक्सप्लोर करने हैं, वो रीज़न्स खुद को रियलाइज़ करवाने हैं, एक्सेप्टेंस में लेकर आना है। क्योंकि पहले जो ग्रीफ के हमारे, अगर हम किसी को छोड़ देते हैं तो हमारा ग्रीफ चलता है ऑल्सो, जैसे अगर किसी को हम लूज़ कर जाएं टू डेथ, तो वही सिमिलर पैटर्न चलता है जहाँ पे डिनायल आता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा उसने कैसे कर दिया, या फिर लाइफ ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, यूनिवर्स ने कैसे कर दिया। उसके बाद इस प्रोसेस में डिप्रेशन वाला फेज़ भी आता है कि अब मेरा कोई मन नहीं है, मुझे कहीं बाहर नहीं निकलना, मुझे बस अपने बेड के अंदर रहना है, मुझे सल्क करना है, मुझे एकदम कुकड़ू बन के बस पड़े रहना है, कुछ नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी। उसके बाद एक्सेप्टेंस वाला फेज़ आता है कि अच्छा ओके दिस इज़ हैपेंड बट नाउ दिस इज़ माई लाइफ। उसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्मेशन करते हैं कि दिस इज़ योर आइडेंटिटी नाउ, यू हैव टू कम बैक टू वॉट यू वर बिफोर दैट पर्सन और फॉर्म अ न्यू आइडेंटिटी, बिकॉज आपने इवॉल्व किया है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले जो आप थे तो उस टाइम को हम एकदम डिलीट कर देंगे, उसमें जो भी सीखा, जो सारी चीज़ें करी, नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड वी नीड टू मेक योर ओन आइडेंटिटी एंड मूव ऑन इन लाइफ। स्ट्रेस बहुत होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनको कैसे कुछ है टेक्निक्स जो वो फॉलो करें? हाँ, एक्चुअली एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगी, ऑल द किड्स, आप 4 घंटे कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप 4 घंटे बुक के आगे बैठे हो तो उसमें से आपने सिर्फ 40 मिनट पढ़ाई करी है शुरू के, उसके ये बाद, कैसे मतलब? क्योंकि ब्रेन कंटिन्यूस इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कंटिन्यूस नहीं कर सकता, आपको हल्का हल्का ब्रेक चाहिए, बीट 2 मिनट्स का। अगर हम अभी भी बात कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूस 40 मिनट्स नहीं, हमारा 1 मिनट ध्यान जाएगा, पानी पीना है, दरवाज़ा खुलेगा, या फिर ये क्या हो रहा है, पैर कैसे रखा हुआ है, फिंगर्स क्या हो रही हैं, वो ब्रेक्स होते हैं छोटे छोटे और वो नेसेसरी हैं। तो टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनको स्ट्रेस हो रहा है, पहली चीज़ पॉइंटर्स लिख के देख लो कि कितना हो गया, कितना नहीं हुआ। उसके साथ हम ब्रेक्स में पढ़ाई करेंगे कि एवरी 1 आवर या एवरी 40 मिनट्स 5 मिनट्स बाहर राउंड कट करके आओ, वाइब चेंज करनी है। वही उसमें रहोगे तो ऐसे धम हो जाएगा, दिमाग बंद हो जाएगा कि इसके अलावा तो दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई कोई बच्चे आजकल फ़ोन की भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, उसको कैसे ठीक करें? ये पूरी दुनिया लगी है फ़ोन स्क्रॉल स्क्रॉल करने में, तो वो कैसे ठीक करें? सो जब एडिक्शन होती है, एडिक्शन इज़ समथिंग जब आप किसी चीज़ से एस्केप कर रहे हो, आप किसी चीज़ से भागना चाह रहे हो। तो हम जब एडिक्शन की बात करते हैं तो आई डोंट से, जैसे अगर हम फ़ोन की बात कर रहे हैं, आई डोंट से फ़ोन मत यूज़ करो, बिकॉज माइंड इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग। तो व्हाट आई रैदर से इज़ कि रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स, लेट्स डू आर्ट इंस्टेड। एक बहुत ईजी चीज़ है जो मेरे को बहुत पसंद है, जैसे कई बार अगर मेरे को नींद ना आ रही हो और मैं स्क्रॉल कर ही जा रही हूँ, तो स्लो डाउन करने के लिए, क्योंकि नींद ना आने के लिए, सोने के लिए यू ऑलवेज़ नीड समथिंग स्लो, माइंड को स्टिमुलेट नहीं करना है बहुत ज़्यादा। तो जब हम इंस्टा स्क्रॉल करते हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी कंट्रास्ट्स होते हैं और जल्दी चेंज होता है कि वो माइंड स्टिमुलेट होता जाता है और फास्ट होता है और हम और जागते हैं, नींद भाग जाती है उस वजह से। तो इसीलिए उस टाइम पे हमें कोई स्लो चीज़ चाहिए, उस स्लो चीज़ के लिए व्हाट आई यूज़ इज़ अडल्ट कलरिंग बुक्स आती हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लाइन आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, सारी डिफरेंट होती हैं, जैसे कुछ प्लांट्स वाली होती है, कुछ फॉरेस्ट होते हैं, कुछ
कैसल्स वगैरह बने होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स, किसी में मंडाला बना होता है। तो उसमें व्हाट आई यूज़ इज़ ब्रश पेन्स। ब्रश पेन्स बहुत ज़्यादा सूदिंग होते हैं, एंड जब आप उसको कलर करते हो वो चीज़ आपको सूद करती है एंड आपको स्लो डाउन करती है। तो हमें यहाँ पे डिक्शन के टाइम पे ये एक होम टेक्निक है बेसिकली, कि जिस चीज़ से आप एस्केप कर रहे हो, आप जिस चीज़ पे जा रहे हो, हम उसको रिप्लेस करना है। कि आई एम नॉट गोइंग टू से डोंट यूज़ फ़ोन, आई एम गोइंग टू से यूज़ समथिंग एल्स इंस्टेड। मंडाला थेरेपी इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि मंडाला इज़ समथिंग, जब हम रिदमिक पैटर्न्स बनाते हैं बेसिकली, हम एक ही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, और सर्कल्स, ये हमें बहुत ज़्यादा माइंड को रेगुलेट करता है और सूद करता है। तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एंक्शसनेस को कम करती है उस टाइम पे व्हेन वी आर ड्राइंग दैट। तो फिर वो हमें सूदिंग एक फ़्लो में लेके जाती है जो हमें रिलैक्स करता है। तो हमारे रिलैक्स होने की वजह से हमारा डोपामीन रिलीज़ होता है, जब हम थोड़ा सा हैप्पी फील करते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है, टेक्निकली नॉट 100%, but that is what happens when you go into a particular rhythm, you draw circles, you're into a design and you flow into it, you forget everything else and your focus is, oh ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, यही बना रहे हैं बार बार। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि रात को सोने से पहले बुक्स पढ़नी चाहिए, हाँ। नॉवेल्स वगैरह पढ़ने चाहिए, तो उनसे फ़र्क पड़ता है? अब दो चीज़ें होती हैं, लोग बुक्स पढ़ने को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि नॉलेज एनी डे बढ़। तो आई टेल यू माई प्रोसेस, व्हाट आई डू इज़ कि अगर मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ तो फिर आई शिफ्ट टू टीवी, क्योंकि टीवी की जो स्क्रीन्स होती हैं मैं उसकी लाइट थोड़ी सी डिम करके, एंड वो टीवी सीरियल्स बहुत स्लो होते हैं, उसका कंट्रास्ट और जो स्निपेट्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम का रूल है 3 सेकेंड में हुक चाहिए, वो चीज़ नहीं होती है टीवी पे। उसके बाद आई सर्च फॉर अ फ्यू थिंग्स ऑनलाइन, जैसे चैट जीपीटी से मैंने थीम्स पकड़ लिया कि गिव मी अ फ्यू थीम्स, आई एम बोर्ड। उसके बाद उन थीम्स पे आई राइट समथिंग, बी इट अ पोइट्री और मे बी आस्क इट टू राइट डाउन अ फ्यू पोइट्रीज एंड आई रीड दैट। तो वो पढ़ने से योर माइंड गोज इन टू अ वेरी स्लो मोड। या फिर गो टू थ्रेड्स, दैट्स ऑल्सो माई फेवरेट। उस पर सिर्फ आपको रीड करना है, कुछ देखना नहीं है, कुछ विजुअल नहीं है जो आपको और एक्टिव करे। तो सिमिलरली बुक्स आती थी हमेशा से, एंड बुक्स एनी डे ज़्यादा नॉलेजेबल होती है दैन चैट जीपीटी और समथिंग। नो ऑफेंस टू एआई गाइस। सोसाइटल थॉट्स भी बहुत बच्चे के दिमाग में बहुत इजीली आ जाते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें माइंड को? ये कॉम्पिटिटिव हो गया या फिर ये इनसिक्योरिटी हो गया जो सोशल मीडिया की वजह से क्रिएटेड है, बिकॉज नो वन मच रियलाइजेज। अगर हम मुंह पे भी बोल दें कि इट इज़ नॉट रियलिटी, बट कहीं ना कहीं बुरा सबको लगता है हर चीज़ का। जहाँ तक हम सुसाइडल थॉट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग प्रिटी एक्सट्रीम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो वाली चीज़ के लिए पूरा प्रोसेस होगा कि वो आ कहाँ से रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका हम जब आर्ट थेरेपी या थेरेपी में करते हैं हम बहुत सेफ्टी नेट यूज़ करके चलते हैं। एंड प्लस काफ़ी बारी मेडिकेशंस भी इंक्लूड हो जाती हैं इन सिनेरियोज में, बिकॉज व्हेन वी आर प्रोसेसिंग समथिंग, मैं वो वाला पार्ट तब तक नहीं छेड़ती हूँ जब तक क्लाइंट इज़ नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर इवेंट। क्योंकि अगर हम उस पर्टिकुलर इवेंट की बात करें तो इमोशंस बहुत हाइटेंड हो जाते हैं, एंड अगर सुसाइडल थॉट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो वो वाली चीज़ पे डायरेक्टली लीड कर सकता है। तो इसीलिए आई प्रेफर पहले हम टेक्निक्स डेवलप करें या फिर हम मेडिकेशन साथ में चलाएं, जिस वजह से पर्सन काम डाउन हो जाता है एंड द पर्सन नोज हाउ टू डील। अगर इमोशंस हाइटेंड हो जाए तो हम वो सिचुएशन लाने से पहले प्रिपेयर्ड रहते हैं कि वो सिचुएशन अगर आए तो हम उसको डील कैसे करेंगे। लोगों ने तो आपको बोला होगा कि ये सब सूडो साइंस है, इसके पास कोई रीज़न नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो उनको क्या बोलते हो आप? ऑनेस्टली मैंने ये इतनी बारी सुन लिया है, मैं बोलती हूँ ठीक है। बट फ्रैंकली देर आर रिसर्चर्स, देर आर मैनी रिसर्चर्स आउट देयर, देयर इज़ अ प्रूवन थिंग। जब हम करते हैं थेरेपी, एवरी क्लाइंट जो मेरा है या फिर जितने भी क्लाइंट्स जो लोग थेरेपी में रह चुके हैं, दे नो दैट इट इज़ इफेक्टिव। जो नहीं रहे हैं, जिन्होंने जो वाकिफ़ नहीं है उस चीज़ से, तो फिर दे विल से। आजकल फेक थेरेपिस्ट भी बहुत मार्केट में घूम रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो कैसे जेन्युइन पता चले ये हाँ ये बंदा जेन्युइन है? उनकी डिग्रीज चेक कर सकते हो। ऐसे कोई भी शो तो करता नहीं डिग्रीज। You can ask them. You can directly ask anyone. It is your legal right and to information. Right to information तो होता ही है सबके पास. You can ask. जब मैं जाती थी, when I was very new, I used to directly ask. Even for dermats, I used to ask directly. क्या qualifications हैं? 6 महीने का कोर्स किया, 2 महीने का किया, या फिर बुक्स पढ़ी हैं सिर्फ। I've been to life coaches. मैं जब मेरे को नॉलेज नहीं थी, I've been to life coaches जो बहुत साल सिर्फ उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं एंड दे आर लाइक वी आर अ लाइफ कोच। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़
you have to stay away from any person who comes up and tells you that we will fix you in this many number of sessions or this time period you will be fixed. No one can guarantee that. No therapist if ever says, then sorry, आप मेरे दिमाग की गारंटी कैसे ले रहे हो? एंड प्लस इफ़ ऑल्सो अ थेरेपिस्ट कम्स अप एंड टेल्स यू दैट मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कभी थेरेपी नहीं ली है, ना मुझे कभी ज़रूरत है थेरेपी की। गुड थिंग अगर उनके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट पर से नहीं हुआ है, बट वेन यू आर ऑल्सो हैंडलिंग योर क्लाइंट्स यू ऑलवेज इन द बिगनिंग नीड सुपरविजन, एंड वेन यू आर हैंडलिंग दिस you also go through burnouts. I myself do, and very frankly, before I got into practicing, I was in therapy for 3 years. I am still in therapy. I do take therapy on a regular basis to keep myself sane. I have sat on the other side, which is why I know whatever I say, तो मेरे क्लाइंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। मैं उनकी तरफ बैठी हुई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के, इस साइड पे बैठ के, डॉक्टर सीट पे बैठ के कि हाँ भाई मुझे तो सब पता है, नहीं, मैं उस साइड पे बैठी हूँ, मुझे पता है। इतनी सारी क्लाइंट से बात करने के बाद, इतनी सारी थेरेपिस्ट लेने के बाद, आप खुद को कैसे हील करते हो? एवरी मंथ और 2 में एक सेशन तो मेरा होता ही है, बाकी सुपरविजन सेशंस आर सेपरेट। प्लस द माय फेवरेट टेक्निक्स इज दिस ओनली दैट मेरे सेशन के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे क्लिनिक के पास रहती है, आई गो टू हर, वी डांस इट आउट एंड देन वी गो फॉर अ 2 hour लॉन्ग ड्राइव विद सॉन्ग्स एंड वी टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड, नॉट क्लाइंट्स ऑब्वियसली बट एवरीथिंग लिटरली। ऐसे कभी हुआ है कि जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं आपके घर तक आई हो, कभी ड्रीम्स में घूम रही हो? ड्रीम्स में नहीं, मेरे को ड्रीम्स नहीं आते, बट फॉर श्योर थॉट्स तो आते हैं, बिकॉज कितनी बारी रैंडमली होता है कि मैं आधी नींद में हूँ, लाइक अभी जस्ट सोने की कोशिश कर रही हूँ एंड माई माइंड इज़ गोइंग ऑन, एंड उसमें मुझे अपने किसी क्लाइंट की कोई बात याद आ गई एंड मुझे कुछ हिट कर गया दैट ओह उन्होंने ये बोला था तो उसका ये मीनिंग है, ये सोल्यूशन हो सकता है या फिर इस बारे में बात कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई राइट इट डाउन। तो वो वाली चीज़ काफ़ी बारी आ जाती है। लोग बोलते हैं कि थेरेपिस्ट से खुद के कोई इश्यूज नहीं होते, ये सच में है या फिर ऐसे मिथ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इश्यूज होते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया पे ऐसे काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके, तो पता कैसे चले कि भाई कुछ गलत नहीं बता रहा है, सही बता रहा है, ऐसा कुछ? देखो मैं रैंडम, हर कोई ना कोई एडवाइस देता है। आजकल लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों पे विश्वास क्यों करें? देखो एक चीज़ है आपकी रिसर्च, एंड कोई भी थेरेपिस्ट, रियल थेरेपिस्ट आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि मैंने ये आपको टेक्निक दे दिया ये 100% वर्क करेगी। ये चीज़ कभी सही नहीं हो सकती, क्योंकि हर पर्सन अलग है। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे गाने सुनना पसंद है, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सब पे वर्क करेगी। अगर मैं बोल रही हूँ 5 सेंसेस वाली टेक्निक है जो आपको ग्राउंड करती है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। मे बी मैं कोई टेक्निक अगर माइंड में क्रिएट कर रही हूँ बेस्ड ऑन माई क्लाइंट, ज़रूरी नहीं है कि वो भी 100% वर्क करेगी। इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एंड क्लाइंट वो जो 1 वीक का गैप होता है हर सेशन में, वो डिस्कवर करते हैं कि इफ़ इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी और नॉट, क्या चीज़ वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है। अपने हिसाब से हर चीज़ देखनी होती है कि आपके ऊपर वर्क कर रही है नहीं, बट इफ़ जो ये लाइफ कोचेज़ और एनीथिंग जो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, इट इज़ ऑन यू, उनका बैकग्राउंड देखो, उनका अपनी रिसर्च करो, एंड ऑल्सो देखो कि इफ़ इट इज़ वर्किंग ऑन यू और नॉट, if it seems feasible for you to attempt as well or not, and I would suggest go visit a professional as well. हैप्पीनेस वर्सेस पीस, क्या चीज़ करना चाहिए लाइफ में? I would say peace. Happiness is an emotion, and आप हर समय खुश नहीं रह सकते, आप हर समय हाँ हाँ नहीं कर सकते हो। आप कई बारी शांत भी बैठ सकते हो, बट शांत बैठने का मतलब ये नहीं है आप दुखी हो। कई बारी आप फील भी कर सकते हो, बट chasing you are at peace is the best thing you can get. Because many a times I am not happy when I'm coming here, but I am at peace. I'm just sitting आराम से. I am calm with myself. That's it. अभी बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में है, तो अभी मिथ्स क्लियर करते हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि ईएटी सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए होता है। बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली उल्टा है, क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ नॉट नेसेसरी। आपके पास, सबके पास लेफ्ट ब्रेन एग्जिस्ट करता है, बस वो किस तरीके से हम फ्लो कर रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। फिक्स नहीं है कि इन्हीं लोगों के लिए है पर्टिकुलर। लोग बोलते होंगे ना ये तो आर्ट्स क्लास है, ये तो थेरेपी थोड़ी है, ये मिथ है।
ये पूरी तरह मिथ है, आर्ट क्लास नहीं है। आर्ट क्लास बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हो गई। हम प्रॉपर हर इमोशन को प्रोसेस करते हैं और बहुत डीप में जाते हैं, जो काफ़ी बारी उन्हें पता भी नहीं चलता, वो सबकॉन्शियस लेवल पे एक्सप्रेस कर जाते हैं। ये थेरेपिस्ट सिर्फ सीरियस ट्रॉमा लोगों के लिए होती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ अपने आप को जानना है कि यू हैव टू नो योरसेल्फ, या फिर अपने इमोशंस रेगुलेट करना है, या फिर अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है, या सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना है, तो उन चीज़ों के लिए भी होती है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों को, उन दोस्तों को, उन फैमिली मेम्बर्स को जिसको बहुत ज़्यादा जरूरत, जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। और कमेंट करो, ये मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ सारे। कमेंट करके बताओ कि कौन सी बात, कौन सा मिथ आपको क्लियर हुआ है। और मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।